नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय के इस YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन लेसन नंबर 8 धनधान्य पूंजी के प्राप्ति स्थान का रिवीजन कर रहे थे, इससे पहले मैंने आपको बीच में लेसन नंबर 11 का वीडियो भी भेजा है, तो उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। वो भी रिवीजन का वीडियो ही है। वो रिवीजन का वीडियो किसी कार्य के कारण मैंने कल 11वें लेसन का वीडियो भेजा था, जबकि अपने 8वां लेसन चल रहा है, इसलिए आपको सूचना दे देता हूँ ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि सर ने ये वीडियो दोबारा भेजा है। तो अभी अपन बात करते हैं आज उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। तो पहला प्रश्न है, वाणिज्य की दृष्टि से पूंजी का ख्याल दीजिए। मतलब पूंजी से क्या तात्पर्य है, और वो भी वाणिज्य की दृष्टि से। तो धंधे के मालिक द्वारा धंधे में स्वयं लगाई गई पूंजी के अलावा विविध प्राप्ति स्थानों में से ली गई रकम का भी पूंजी में समावेश होता है। ये वाणिज्य की दृष्टि से पूंजी है। वाणिज्य की दृष्टि मतलब व्यापार के दृष्टिकोण से पूंजी का क्या तात्पर्य है। तो धंधे के मालिक द्वारा धंधे में स्वयं लगाई गई पूंजी के अलावा, मतलब खुद जो पूंजी लगाता है उसके अलावा विविध प्राप्ति स्थानों में से, मतलब अलग अलग जगह से लेकर के पैसा रकम का भी पूंजी में समावेश किया जाता है। कहने का मतलब है, अगर अपन खुद की पूंजी, जैसे हमारे पास 50,000 रुपये है, वो पूंजी तो धंधे में लगाई दी, लेकिन इसके अलावा हमने 5 जगह से 10-10 हज़ार रुपये लेकर के और उसमें लगाई, तो वो पूंजी के अंदर ही गिना जाता है। तो इसे कहते हैं वाणिज्य की दृष्टि से पूंजी का ख्याल। प्रश्न नंबर 2 आता है, स्वेट इक्विटी अंश, यानी स्वेट इक्विटी अंश क्या है। तो कंपनी जो है वो अपने संचालकों और कंपनी में कार्य करने वाले विशिष्ट ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों और कर्मचारियों को, कौन कौन, कंपनी जो है वो अपने संचालकों और कंपनी में काम करने वाले विशिष्ट ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों और कर्मचारियों को बट्टे से, मतलब डिस्काउंट से अथवा नगद बिना के अवेज में जो अंश दिए जाते हैं उन्हें स्वेट इक्विटी अंश कहते हैं। स्वेट इक्विटी अंश किसे कहते हैं? कंपनी जो है वो अपने संचालकों और कंपनी में कार्य करने वाले विशिष्ट ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों तथा कर्मचारियों को बट्टे से, मतलब डिस्काउंट से अथवा नगद बिना के अवेज में जो अंश दिए जाते हैं उन्हें स्वेट इक्विटी अंश कहा जाता है। तो यह है स्वेट इक्विटी अंश। अब अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 3, पूर्वाधिकार अंश को पसंदगी के अंश किस लिए कहते हैं? ऐसे अंश जो कंपनी के लाभ में से, ऐसे अंश जो कंपनी के लाभ में से लाभांश प्राप्त करने का प्रथम अधिकार हो, जिसको पहला अधिकार हो इसलिए उसको पूर्वाधिकार कहते हैं। इसी तरह जब कंपनी का विसर्जन हो तब रकम प्राप्त करने में प्रथम अधिकार मिलता हो, उन्हें पसंदगी के अंश कहते हैं। पसंदगी का अंश मतलब ये हो गया कि कंपनी के लाभ में से लाभांश प्राप्त करने का सबसे पहले अधिकार इसको मिलता है, और विसर्जन होता है तो भी सबसे पहले अधिकार इनको मिलता है, इसलिए इनको पसंदगी के अंश या फिर पूर्वाधिकार अंश के नाम से जाना जाता है। इसलिए शब्दों का खास ध्यान रखिएगा। पूर्वाधिकार अंश को पसंदगी के अंश किस लिए कहते हैं? तो ये इसका आंसर है कि कंपनी जो है वो लाभ में से सबसे पहला अधिकार जो है इनको देती है, चाहे वो कंपनी लाभ प्राप्त करे तो भी और विसर्जन करे तो भी। इसके बाद आता है पसंदगी के अंश के प्रकार। तो 2 प्रकार के अंश है, 20 वर्ष पूर्व वापस कर सके ऐसे पसंदगी के अंश, जो 20 साल पहले वापस कर सके, 20 वर्ष पूर्व, और एक 20 वर्ष बाद वापस कर सके। मतलब ये 2 प्रकार के पसंदगी के अंश है। वैसे मैंने आपको लेसन जब पढ़ाया था तो पूरी डिटेल में जानकारी दी थी, लेकिन अभी वापस ये रिवीजन का जो वीडियो बन रहा है तो इसमें वापस मैं आपको पुनः समझा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आता है,
सामान्य इक्विटी अंश के अंश को जोखिम वाले अंश किस लिए कहते हैं? तो सामान्य अंश जो है यानी इक्विटी शेयर जोखिम वाले अंश इसलिए कहलाते हैं कि ये पूंजी मालिकी स्वरूप की होती है। सामान्य अंश वालों की ये पूंजी जो होती है वो मालिकी स्वरूप की पूंजी होती है। इनको इनके प्रतिफल के रूप में लाभांश मिलता है, प्रतिफल के रूप में, और ये लाभांश सबसे अंत में शेष रहता है तो मिलता है। एवं कंपनी के विसर्जन के दौरान भी अन्य सभी दायित्वों को पूरा करने के बाद सबसे अंत में पूंजी शेष रहती है तो चुकाई जाती है। इसलिए सामान्य इक्विटी अंश को जोखिम वाले अंश कहते हैं, क्योंकि रिस्क है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, बॉन्ड और सार्वजनिक बचत में अंतर। तो बॉन्ड और सार्वजनिक बचत का अंतर है, बॉन्ड की जो मूल कीमत है वो अधिक होती है, बॉन्ड की मूल कीमत अधिक होती है तथा दीर्घ अवधि यानी लंबी अवधि तक इनका उपयोग कर सकते हैं। बॉन्ड की मूल कीमत ज़्यादा होती है और लंबी समय तक इसका उपयोग कर सकते हैं। और सार्वजनिक बचत की जो कीमत है वो बॉन्ड से कम होती है और कम समय के लिए इसका उपयोग कर सकते। कम समय बोले तो 6 महीने से 36 महीने के पीरियड के दौरान इसका उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, तरल बोझ किसे कहते हैं? ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है प्रश्न, और मैंने आपको जब लेसन चल रहा था तब भी इसके बारे में बताया था। तरल बोझ क्या है? तरल बोझ का मतलब है कंपनी जब ऋण पत्र द्वारा उदार पूंजी प्राप्त करती है, कंपनी जब ऋण पत्र द्वारा उदार पूंजी प्राप्त करती है तब कंपनी संपत्ति गिरवी रखती है, मतलब उसके पास में जो प्रॉपर्टी होती है उसको गिरवी रखती है। लेकिन गिरवी रखी हुई संपत्ति, जो प्रॉपर्टी वो गिरवी रखती है, वो संपत्ति कंपनी उपयोग कर सकती है। इसी का नाम तरल बोझ है। यानी कंपनी जब ऋण पत्र द्वारा उधार पूंजी प्राप्त करती है तो वो कंपनी संपत्ति गिरवी रखती है, लेकिन गिरवी रखी हुई संपत्ति का कंपनी उपयोग भी कर सकती है। तो इस तरीके से ये तरल बोझ कहलाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको आज बताए हैं, ये क्वेश्चन आप रिवीजन के माध्यम से पढ़िएगा और जहाँ तक हो सके वहाँ तक इनको आप कॉपी में लिख करके याद कीजिएगा, ताकि आपको बार बार मोबाइल का उपयोग नहीं करना पड़े। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्नोत्तर जो है वो याद करने हैं। और एग्ज़ाम भी आपके नज़दीक है, क्योंकि 13 तारीख बहुत नज़दीक आ गई है और ये आपका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है, वार्षिक परीक्षा है, देनी भी कंपलसरी है, गुजरात गवर्नमेंट का आदेश है। इसलिए आपको ये एग्ज़ाम देने के बाद ही अगली क्लास के अंदर प्रमोट किया जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये परीक्षा है, इसलिए इसकी आप खास तैयारी अच्छे से कीजिएगा, ताकि आपके अच्छे से प्रतिशत जो है वो बन सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।